नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। यानी कि इससे पहली जो कक्षा थी उसमें हमने मुख्य रूप से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके अन्य नाम और एक्ट की प्रकृति, एक्ट कब लागू हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी। और मुख्य रूप से इस अधिनियम की जो धाराएँ थी उन धाराओं को हम कहें हेडिंग के तौर पर पढ़ा था। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की जो 10 धाराएं हैं उन 10 धाराओं को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और साथ में हम इससे संबंधित भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं इस एक्ट से, उन सभी को साथ में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके सभी सवाल कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 1 की। हमने बात की थी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में टोटल 10 धाराएं हैं प्लस 3, यानी कि टोटल 13 धाराएं हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 1 की। धारा 1 क्या प्रावधान करती है? धारा 1 में 3 चीजें हैं। सबसे पहले है संक्षिप्त नाम, नंबर 2 चीज विस्तार, और नंबर 3 चीज है प्रारंभ। अर्थात इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम यही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है साथियों, आगे इसका विस्तार इस एक्ट का संपूर्ण भारत में है। ठीक है, अगली चीज प्रारंभ होने की तिथि तो हमने पढ़ी थी 1 जुलाई 1961। ठीक है, 1 जुलाई 1961। चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे धारा 2 की। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे धारा 2 परिभाषाओं के बारे में बात कर सकें। धारा 2 दहेज की परिभाषा। तो सबसे पहले हम बात करें दहेज क्या है। दहेज की परिभाषा के अंतर्गत कौन सी बात आती है? ऐसी संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विवाह के अवसर पर या विवाह के पूर्व या विवाह के बाद देने की सहमति या करार किया हो। ठीक है साथियों, आपके सामने जो डेफिनेशन है, ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विवाह के समय, विवाह के पूर्व, विवाह के बाद देने की सहमति या करार किया गया हो, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, विवाह के बाद दी गई हो। ऐसा कर लीजिए, आपको दी गई हो या
सहमति प्रदान की गई हो या करार किया गया हो। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति, सबसे पहले तो हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डेफिनेशन के अंदर हमें क्या चीज देखनी है। देखो, कोई संपत्ति, ऐसी कोई संपत्ति, कोई भी संपत्ति हो सकती है, या मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है, यानी कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगी है, या तो क्या दी हो संपत्ति, या ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से भी दी जा सकती है और परोक्ष रूप से भी दी जा सकती है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, और परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिया गया दहेज। आगे हम बात करें विवाह के अवसर पर, यानी कि जिस दिन विवाह हो रहा है उस समय भी, विवाह के पूर्व पहले भी दी जा सकती है, और विवाह के बाद में भी दी गई हो, तो वे सभी किसकी श्रेणी में आएंगी? दहेज की श्रेणी में आएंगी साथियों। या उसे देने की सहमति प्रदान की गई हो, या ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया हो, करार किया गया हो। ठीक है, तो यहां से ये सभी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि दहेज की परिभाषा क्या है। ऐसी कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के अवसर पर, या विवाह से पूर्व, या विवाह के बाद दी गई हो, या सहमति प्रदान की गई हो, या करार किया गया हो। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में यहां मुख्य रूप से 3 कंडीशन बताई गई हैं कि साहब दहेज कैसे दिया जा सकता है। समझ रहे हो, दहेज कैसे दिया सकता है? तो विवाह के एक पक्ष के द्वारा, विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, विवाह के किसी पक्ष, विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक द्वारा, नंबर 2 कंडीशन। और नंबर 3 कंडीशन यहां आपकी है, विवाह के किसी पक्ष के, विवाह के किसी पक्ष के, विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पे दहेज की परिभाषा को काफी व्यापक बनाया गया है और उसमें सारी चीजें समेटी गई है, ताकि यानी कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कोई गली नहीं निकाल सके जिससे वो चीज दहेज की श्रेणी में ना आए। जैसे देखो, इसमें 3 कंडीशन यहां बताइए कि भाई विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को यदि ऐसी कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी जाएगी तो वो किस में आएगी? दहेज की श्रेणी में आएगी। दूसरा, विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक द्वारा, अभिभावक द्वारा यानी कि जो माता पिता हैं उनके द्वारा, संरक्षक हैं उनके द्वारा, वो उनके द्वारा यदि कोई इस प्रकार की संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है तो वो भी दहेज की श्रेणी में आएगी। विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा, अब विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा मतलब देखो, सपोज करो यहाँ पे शादी है, किसी भी व्यक्ति की शादी है, तो उस व्यक्ति के ना तो माता पिता ने दिया और ना ही उसके कोई जो सगे संबंधी हैं, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को ये दहेज सुपुर्द कर दिया गया और उनसे कहा कि आप उस व्यक्ति तक पहुंचा देना। तो इस प्रकार की गली को भी यहाँ पर जो है हम कहें लोग निकालते थे, तो इसको भी इसमें शामिल कर दिया कि विवाह के किसी भी पक्ष का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यदि इस प्रकार की कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदान करेगा तो ये क्या होगा? दहेज की श्रेणी में आएगा। हालांकि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि कौन सी चीज़ें दहेज की श्रेणी में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। जब हम धारा 3 पढ़ेंगे तो वहाँ हम स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि दहेज क्या होगा, ठीक है,
दहेज किस प्रकार से, कौन सी चीज़ें दहेज की श्रेणी में आएंगी, या स्त्री धन क्या होगा, उपहार क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में सीधा ये आ जाता है कि शादी में टीवी, फ्रिज, कूलर दे दिया तो मतलब ये सब दहेज की श्रेणी में आ गए हैं। तो साथियों, इन सभी चीज़ों के आपके जो डाउट्स आज की क्लास में हैं वो सभी क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है। सबसे पहला ही सवाल बनेगा कि दहेज की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत है। धारा 2 के अंतर्गत जो है दहेज की परिभाषा बताई गई है। निम्न में से दहेज की परिभाषा में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं। तो आपको इतना सा याद रखना है, कोई भी मूल्यवान संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, ये 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको याद रखनी है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को विवाह के अवसर, विवाह के पूर्व, विवाह के बाद में दी गई हों, वे सब क्या होंगी, दहेज की श्रेणी में आएंगी। चलो, यहाँ पे आपको ये 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। 3 कौन कौन सी? सबसे पहले विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को, तीसरा विवाह के किसी पक्ष के किसी अभिभावक द्वारा, और विवाह के किसी व्यक्ति के विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है। नंबर 4 आपके सामने आ सकता है, यहाँ याद रखना है ये विवाह का पक्ष जरूरी होना है। यहाँ चौथा नंबर वो दे देगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को दिया गया, तो वो क्या होगा, वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें किस बात का उल्लेख नहीं है। एक तो विवाह, दूसरी चीज पक्ष, यानी कि विवाह और पक्ष का वर्णन होना जरूरी है। यानी कि सामान्य रूप से हम बात करें, कोई भी अपनी संपत्ति किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता है। आप समझ रहे हैं? यानी कि दहेज वही होगा जो विवाह से संबंधित होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके बाद में सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इससे संबंधित आगे काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। चलिए साथियों, अब यहां पर आपको जो है नोट डालना है, और नोट में एक मुख्य रूप से चीज लिखनी है। यानी कि अब आपके सामने एक और चीज यहां पर बताई गई है, जिसको हम सीधा लिख लेते हैं। इसमें मेहर की रकम शामिल नहीं होती है अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होता है। देखो साथियों, यहां पे इस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ये जो मेहर की रकम दी जाती है, जब मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो विवाह संपन्न होता है, जो मुस्लिम समुदाय है उनका जो कानून है जिसको उस शरीयत कहते हैं, इसके अनुसार जो विवाह होता है उस समय रकम, मेहर की रकम का निर्धारण किया जाता है, जो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ये जो मेहर की रकम है ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है, इसको बाहर रखा गया है, ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करें दहेज से संबंधित 3 परिस्थितियां हमें इस धारा के अंतर्गत बताई गई है। दहेज से संबंधित परिस्थितियां। परिस्थितियां क्या? यानी कि वही बातें जो दहेज कब कब दिया जा सकता है। पहला तो यह है विवाह से पूर्व। नंबर 2 विवाह के अवसर पर। माफ कीजिएगा, विवाह के समय एक बात है। नंबर 3 चीज विवाह के बाद।
देखो साथियों, इन तीनों चीज़ों को एक्ट में शामिल करना जरूरी था। यानी कि दहेज की मांग कभी भी की जा सकती है, दहेज कभी भी दिया सकता है। शादी से पहले भी दिया सकता है, और जिस समय शादी है, जिस तारीख को, जिस तिथि को, उस समय भी दिया जा सकता है, और शादी के बाद में भी दहेज दिया जा सकता है, या संबंधित पक्ष के द्वारा इस प्रकार की मांग की जा सकती है। इसलिए तीनों ही परिस्थितियों को हम बात करें, यहाँ पे इस एक्ट में शामिल किया गया है। कई बार आपके सामने एग्जाम में सवाल आ सकता है कि दहेज से संबंधित परिस्थितियां हैं, या दहेज लिया या दिया जा सकता है शादी, विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर उपरोक्त सभी राइट होगा साथियों। ठीक है। दूसरी चीज, दहेज के अंदर शामिल, दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है। आपके सामने वो होगा मूल्यवान प्रतिभूति, कोई भी संपत्ति, मेहर की रकम, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है, दहेज में शामिल नहीं होता है मेहर की रकम। ठीक है। तो यहां से आपके ये सवाल क्लियर हो गए साथियों। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे धारा 3 के बारे में बात कर सके साथियों। धारा 3, दहेज लेने व देने के लिए शास्ति अर्थात दंड एवं जुर्माना। ठीक है साथियों। यानी कि दहेज लेने व देने के लिए दंड व जुर्माने का निर्धारण किस धारा के अंतर्गत शामिल है? धारा 3, दहेज लेना व देना। देखो, दहेज लेना व देना किस धारा के अंदर दंडनीय अपराध है? तो भी आपको याद रखना है धारा 3। आपका यहां से ये सीधा और शॉर्ट एंड स्वीट सवाल बनता है। आगे हम बात करें, यदि ये धारा किस बात का प्रावधान करती है? यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा या देगा या ऐसा दुष्प्रेरित करेगा, ठीक है साथियों। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद में दहेज लेगा या देगा या दुष्प्रेरित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, साथ ही में 15,000 रुपये का जुर्माना या दहेज की रकम, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वह यहाँ पर दंड या सजा के रूप में प्रावधान किया गया है साथियों। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लें दंड। दंड आपके सामने यहां बताया गया है, न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास, ठीक है। और यदि हम बात करें जुर्माना, ₹15,000, या हम बात करें दहेज के मूल्य की रकम जो भी अधिक हो। ठीक है साथियों।
तो यहाँ से आपके सवाल क्या बनता है, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने देने के लिए दहेज लेता है या देता है तो उसके लिए न्यूनतम कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है, 5 वर्ष का, और न्यूनतम कितना 15,000 रुपये जुर्माना या दहेज की मूल्य की रकम जो भी दोनों में से अधिक होगा वही क्या होगा, जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, दहेज लेगा देगा दुष्प्रेरित करेगा। और साथियों यहाँ पर आप एक और बात लिख लीजिए, अथवा सहयोग करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लेना। यानी कि दहेज लेना और देना तो अपराध है ही है, साथ में आपको एक और चीज याद रखनी है, दहेज लेने देने में सहयोग करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसी बात का प्रावधान कौन सी धारा करती है, धारा 3 इसी बात का प्रावधान करती है। तो यहां से सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा, दहेज लेने व देने में सहयोग करना दंडनीय अपराध है किस धारा के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत। या दहेज लेना और देने के लिए सहयोग करना अपराध है, हाँ ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर आपके सामने होगा उपरोक्त दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आपको देना है। अगली चीज, दहेज लेने व देने के लिए सहयोग करने के लिए कौन से सजा का प्रावधान है, यही न्यूनतम 5 वर्ष, और साथ में हम बात करें जुर्माना तो न्यूनतम 15,000 रुपये। तो साथियों यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के बाद में इसी धारा के अंतर्गत आगे प्रावधान किया गया है कि कौन सी चीज़ें दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी। तो कौन स्त्रीधन होगा, क्या उपहार होंगे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम बात कर सकें। अब नोट डालकर लिखें, यहां पर इसी धारा के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, सबसे पहले दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है भाई, देखो, ऐसे उपहार एवं भेंटें जो बिना मांग के दी जाती हैं, अर्थात शादी के अवसर पर यदि हम बात करें, जो भी उपहार प्राप्त होते हैं या जो भी भेंटें वर या वधू को दी जाती हैं वे सभी दहेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। साथ में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वधू पक्ष के द्वारा जो कुछ वस्तुएं, जो कुछ सामान वर पक्ष को दिए जाते हैं बिना किसी मांग के, अपनी स्वेच्छा से, वे सभी भी दहेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन ये सारी विषय वस्तु समझने से पहले आपको यहाँ समझना होगा, कुछ चीज़ें स्त्री धन में आती हैं और कुछ चीज़ें उपहार कौन से क्या होते हैं, उन सभी को हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए साथियों, तो यहाँ पर एक और चीज़ का वर्णन किया गया है इसी धारा में कि भाई स्त्री धन। तो स्त्री धन क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। स्त्री धन शादी के वक्त जो उपहार व जेवर, शादी के वक्त जो उपहार व जेवर वधू को दिए जाते हैं
वे स्त्री धन कहलाते हैं। पहली बात तो ये, तथा वर व वधू के कॉमन उपयोग की वस्तुएं वर व वधू के कॉमन उपयोग की वस्तुएं जैसे हम बात करते हैं टीवी, फ्रिज या किसी भी प्रकार का फर्नीचर इत्यादि ईटीसी, जैसे वस्तुएं टीवी, फ्रिज, फर्नीचर स्त्री धन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि स्त्री धन क्या है। देखो, स्त्री धन वही धन है, हम बात करें जो वधू को दिया जाता है। वधू को या तो जिसे जेवर दिए गए, या उसे किसी भी प्रकार का कोई भी उपहार प्रदान किया गया, या वर या वधू के कॉमन उपयोग के लिए जो वस्तुएं दी जाती हैं वे भी स्त्री धन के अंदर आएंगी। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फर्नीचर वगैरह जो होता है, सोफा सेट होता है, डबल बेड दिया जाता है, आयरन प्रेस दी जाती है, गैस सिलेंडर वगैरह। शादी के अवसर पर जो भी वस्तुएं प्रदान की जाती हैं वधू को उपहार स्वरूप, वे सभी उपहार के अंदर आती हैं। जो वर और वधू के कॉमन उपयोग की जो वस्तुएं हैं वे सभी भी स्त्री धन के अंतर्गत आती हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर ये सारी चीज़ें तो हर कोई हर शादी में देता है, तो फिर दहेज क्या होगा? दहेज की मांग की जाती है साथियों, यानी कि ऐसी, जैसे हम बात करें, कई बार आपने सुना होगा कि प्लॉट दिया गया, हम बात करें जमीन दी गई, तो वो क्या है? संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। आप समझ रहे हैं? यानी कि काफ़ी मूल्यवान प्रतिभूति अपनी कंपनी में, मान लीजिए शेयर प्रदान करना, समझ रहे हैं आप? किसी भी प्रकार का कोई भी विषय वस्तु हो सकती है, पार्टनरशिप प्रदान करना, ठीक है, या उसकी डिमांड की जाती है। मुख्य रूप से दहेज के अंतर्गत हमेशा याद रखना, मुख्य रूप से एक चीज शामिल है, डिमांड। यानी कि जब तक डिमांड नहीं की जाती है मुख्य रूप से, वे चीजें दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं होती है और उनमें कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही शब्द आता है डिमांड के साथ, दहेज की मांग की गई है, हमसे दहेज मांगा गया है और शादी की अनिवार्य शर्त के रूप में दहेज को रखा गया है, तब दहेज एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही होती है। ये तो बेसिक सी बात है, जो है सामान्य हम शादियों में सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक वधू को जेवर भी दिए जाते हैं, उसे उपहार भी दिए जाते हैं। और शादी के वक्त जब हम जाते हैं, आप लोग जब खाना वाना खाते होंगे, आप देखते होंगे बहुत सारा जो हम कहते हैं सामान रखा रहता है, टीवी, फ्रिज, डबल बेड, एलईडी, हम बात करें और भी सोफ़ा सेट होता है, डबल बेड होता है, और ड्रेसिंग वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथियों। तो वे सभी क्या होती हैं? स्त्री धन के अंतर्गत आती है। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है, उपहार, ठीक है, उसको भी आप यहीं पे समझ लें, यानी कि उपहार क्या है। उपहार में यदि हम बात करें, लड़की शादी में जो सामान लेकर आती है, तथा उसके पति, माफ कीजिए यहां पे पूरा लिख लीजिए, उसके पति या रिश्तेदार, उसके पति या पति के रिश्तेदारों को, पति के रिश्तेदारों को, या आप कह सकते हैं नातेदारों को प्रदान की गई
वस्तुएं उपहार की श्रेणी में आती हैं, उपहार की श्रेणी में आती हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने ये जो सारी चीज़ें हैं, हम बात करें लड़की शादी में जो सामान लेकर आती है, जैसा हमने अभी बात कर ली, स्त्री धन में भी आती है और ये किसकी श्रेणी में आता है, उपहार की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो हम बात करें ये उपहार ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, देखिए उसके बाद में पति या पति के रिश्तेदारों को जो कुछ दिया जाता है, ठीक है, अपनी मन खुशी से जो भी कुछ प्रदान किया गया, हो सकता है कुछ वस्तुएं बांटी गई। कई बार आप शादी में जाते हैं, आपको कलाई वॉच दी जाती है, ठीक है, घड़ियां बांटी जाती हैं। कुछ लोग जो होते हैं उपहार स्वरूप जो होते हैं धनराशि देकर विदा करते हैं, 100-50 रुपये जो भी। तो ये सभी क्या है, उपहार की श्रेणी में यहाँ पर आता है। ठीक है साथियों, तो ये उपहार हो गया। तो देखिए यहाँ से हम बात करें दहेज के अंतर्गत, मुख्य रूप से आपको यहाँ पर याद रखना है, उपहार हो गया, जेवर हो गया, और जितने भी आपके हम बात करें वर वधू के कॉमन उपयोग की जो चीज़ें होती हैं, वे सभी हम बात करें दहेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पे एक विशेष उल्लेख इस एक्ट में किया गया है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो भी वस्तुएं या सामान दिया गया है, ठीक है, जो भी उपहार या भेंटें दी गई हैं, उनको सूचीबद्ध करना आवश्यक है। क्या करना है, सूचीबद्ध करना आवश्यक है। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि भाई आप जो भी उपहार दे रहे हैं, जो भी भेंट दे रहे हैं, जो भी जेवर वगैरह दे रहे हैं, इन सभी की एक प्रॉपर सूची होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए, जिससे याद रहे कि ये कोई चीज़ें जो हम कहें दहेज के अंतर्गत तो नहीं आती, किसी चीज़ की मांग तो नहीं की गई है। क्योंकि जब कंप्लेन की जाती है, आपको पता है दहेज की जब कंप्लेन होती है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद होनी चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें स्त्री धन के अंदर आती हैं, याद रखना, जब ऐसी कंप्लेन की जाती है और महिला अपनी पीहर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में या तो उसका जो वारिस है उसे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, या फिर वो स्वयं जब तक जिंदा है तो उसे सारी चीज़ें वो कहाँ लेकर आ जाती है, पीहर। यानी कि इन सभी वस्तुओं पर वापस किसका अधिकार होगा, उसी स्त्री का होगा। किसका होगा, स्त्री का। ठीक है, यानी कि जो शादी है, जो वधू, यानी कि यदि आपने शादी के अंदर वधू को वर पक्ष के द्वारा भी जो जेवर इत्यादि दिए गए हैं, वे भी किसके हैं, वधू के हैं। और वधू पक्ष ने जितने भी उपहार और जेवर दिए हैं, वो भी किसके हैं, वधू के हैं। यानी कि एक बार शादी होने के बाद में जितनी भी चीज़ें आपने वधू को ग्रहण प्रदान की गई हैं, वे सारी, यदि दहेज के ऊपर ऐसा कोई केस आता है, ऐसा कोई FIR दर्ज होती है, तो उसके बाद में आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें पुलिस आती है और पुलिस के द्वारा ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उस लिस्ट के अनुसार सभी वस्तुएं पुलिस के द्वारा कैंटर में रखकर वापस किसको सुपुर्द किया जाता है, बहू, ये हम बात करें वधू, जो स्त्री थी, जिसकी शादी थी, जो पत्नी है, उसको ये सारी चीज़ें सुपुर्द की जाती हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में हम बात करने वाले हैं धारा 4। और धारा 4 जैसा आप सभी को पता है प्रावधान करता है दहेज की मांग का। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों।